स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने जिस हैबिटेट स्टूडियो में अपना कार्यक्रम किया था, वहां जाकर एकनाथ शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। रविवार रात 8 बजे एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हैबिटेट स्टूडियो पहुंचकर वहां तोड़फोड़ और हंगामा किया। मामला कुणाल कामरा के एक वीडियो से भड़का, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में टिप्पणी की गई थी। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे लीडर, हमारे दैवत, जिसको हम हमारा नेता मानते हैं, उनके बारे में अगर कोई भी आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे और हमारा घर के बड़े को संभालना हमारा काम है, वो हम करेंगे। शिंदे गुट के नेता मुरजी पटेल ने कुणाल कामरा के खिलाफ MID पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज करवाई। दूसरी तरफ खार पुलिस स्टेशन में शिवसेना शिंदे गुट के नेता राहुल कनाल और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इन सबको जमानत भी मिल गई है। पुलिस ने उनके हमारे जो 12 शिवसैनिक थे उनके ऊपर गुना दाखिल किया था। खार पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ था और आज माननीय न्यायालय के सामने उनको जो शिवसैनिक थे उनको खड़ा कर दिया गया और पूरा बेलेबल केस उसमें था। इसलिए हमारे जो वकील है, वकीलों ने बहुत अच्छी तरह से उनके बारे में कहा और न्यायाधीश महोदय ने उनको 15,000 के जो कैश जामीन है वो मंजूर कर दिया। वैसे कुणाल कामरा के स्टूडियो में BMC अधिकारी भी पहुंचे, वहां उन्होंने अवैध हिस्से को तोड़ दिया। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जो टिप्पणी की, महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाया है, वहीं शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने स्टूडियो में तोड़फोड़ की है। केली पाहिजे अध्यक्ष महाराज। कुछ गलत तो बोला नहीं था। कारवाई केली तो जाईल। ये वो स्टूडियो है जहां शिंदे गुट के शिव सैनिकों ने जमकर तोड़फोड़ की। महायुति के नेता इसका बचाव कर रहे हैं। उन्होंने कुणाल कामरा की गिरफ्तारी की मांग कर प्रदर्शन भी किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि शिंदे की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुणाल कामरा, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। उधर महाअघाड़ी के नेता कुणाल कामरा के साथ हैं। उनके मुताबिक कुणाल ने जो कहा सही कहा। वैसे भी ये मामला बोलने की आजादी का है, जिसकी इजाजत होनी चाहिए। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना, ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। बेशक इस मामले में भी अजीत पवार गुट महायुति से कुछ अलग राय रखता है। कायदा, संविधान, नियम याच्या बाहेर पुलिस त्या ठिकाणी किसी को भी कानून, संविधान और नियमों से परे नहीं जाना चाहिए। जो संविधान ने आपको, हम सबको बोलने का अधिकार दिया है, लेकिन किसी भी बयान से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसका भी ख्याल हर एक ने लेना चाहिए। प्रकारच्या वक्तव्य प्रत्येकाचे असू शकतात। शिवसेना शिंदे गुट इसे महाअघाड़ी की साजिश बता रहे हैं। सबूत के तौर पर उसके पास संजय राउत और कुणाल कामरा की साझा तस्वीर है, जबकि विपक्ष तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की सिफारिश कर दी है। उनके न्यायिक कामकाज को भी वापस ले लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी बहस और चर्चा गर्म हो गई है। एक जज के घर में जले हुए कैश पर विवादों की आग 10 दिन बाद भी धधक ही रही है। फिलहाल कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र की सिफारिश कर दी है, लेकिन ये सवाल बचा हुआ है कि जस्टिस वर्मा का होगा क्या। टीएमसी ने तो महाभियोग लगाने की मांग कर दी है। If there is something wrong in the judiciary itself, what the country is going on? जस्टिस वर्मा के घर होली के दिन लगी आग में जले नोटों की जांच की आंच सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है
भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने न्यायिक जांच के लिए 3 जजों की कमेटी को ये काम सौंपा है, लेकिन इनके लिए ये जांच आसान नहीं होगी। इसमें जस्टिस वर्मा के मोबाइल डेटा और कॉल डेटा रिकॉर्ड का विश्लेषण चुनौती भरा काम है। पुलिस दमकल के अलावा जज के घर में कई लोगों से पूछताछ करनी होगी। जस्टिस वर्मा के घर और जिस कमरे में आज जली नकदी मिली, उन सब की फोरेंसिक जांच को भी बहुत बारीकी से देखना होगा। जले हुए कैश के वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि करनी होगी। जस्टिस वर्मा और इस मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ होने वाली है। अगर ये कांड हुआ है तो अगर कोई छोटा अफसर ये कांड करता तो उसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन। तो ये तो नहीं हो सकता कि कांड है, आपने रिजाइन कर दिया, चले गए और बात दबा दी गई, ये भी गलत है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर कहा है कि जस्टिस वर्मा फिलहाल कोई न्यायिक कामकाज नहीं करेंगे। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचने से पहले उनका विरोध शुरू हो चुका है। जाहिर है जस्टिस वर्मा के लिए आने वाले दिन मुश्किलों और कठिनाइयों से भरे हुए हैं। नागपुर महानगर पालिका ने नागपुर हिंसा के एक आरोपी फहीम खान का घर आज बुलडोजर से ढहा दिया। वहीं दूसरे आरोपी अब्दुल हफीज के घर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। सोमवार सुबह नागपुर के संजय बाग कॉलोनी में यह मकान 2.5 घंटे में धराशायी हो गया। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के इस घर को अवैध माना गया, क्योंकि महानगर पालिका का दावा है लीज 5 वर्ष पहले ही खत्म हो चुकी है। आरोप है कि इस मकान का 86 वर्ग मीटर एरिया अनधिकृत रूप से बना हुआ है। वर्ष 2020 में इसकी लीज भी खत्म हो चुकी है, जिसे रिन्यू नहीं कराया गया और बिना इजाजत लिए मकान का निर्माण कराया गया। 21 मार्च को प्रशासन ने नोटिस दिया था कि 24 घंटे में खुद से अतिक्रमण हटा लें, जिसके बाद सोमवार सुबह कार्रवाई की गई। उधर महाल इलाके में नागपुर हिंसा के एक और आरोपी अब्दुल हफीज के घर के कुछ हिस्से पर महानगर पालिका का हथौड़ा चला, लेकिन दोनों आरोपियों की याचिका के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कार्रवाई पर रोक लगा दी। महानगर पालिका और राज्य सरकार को 15 अगस्त तक जवाब फाइल करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि नोटिस देने के बाद भी 15 दिन का समय आरोपी को देना चाहिए। इस बीच नागपुर के सेशन कोर्ट ने फहीम खान की जमानत याचिका पर सरकारी पक्ष से जवाब मांगा है। अब जमानत पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। हमारे को जिस दिन नोटिस आएगा ऑफिशियली, उसके ऊपर उसके बाद हम कह पाएंगे कि उसने कौन से ग्राउंड पे बेल क्लेम किया है। औरंगजेब की कब्र के मसले पर नागपुर में 17 मार्च को हिंसा हुई थी। हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम समेत 6 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज है। फहीम पर दंगाइयों को इकट्ठा करने और उन्हें हिंसा के लिए बढ़ावा देने का आरोप है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने 8 साल पूरे कर लिए। सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की अपने 8 साल की उपलब्धियां गिनाई। अपने कामकाज का हिसाब दे रहे सीएम योगी ने पहले फ्री राशन, होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर, छात्रों को स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं से लोगों को हुए फायदे गिनाए। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को देखा है, झेला है। केवल सरकार बदलने से कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, यह इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने महसूस किया होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इधर लखनऊ में बैठकर पिछले 8 साल में सूबे की कानून व्यवस्था सुधारने का दावा कर रहे थे, तो उधर 422 किलोमीटर दूर दिल्ली में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हुए अपराधों का बही खाता लेकर बैठी थी। तो ये जो 8 साल बेमिसाल बताए जा रहे हैं, इस तस्वीर को देख करके पता लग रहा होगा कि 8 साल बेमिसाल कैसे हैं। महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं और भाजपा के खुद आंकड़े बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी चाहे जो कहे, कानून व्यवस्था योगी सरकार की यूएसपी है, जिसके दम पर बीजेपी 2 बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीत चुकी है और तीसरी बार की तैयारी में जुटी है। दिल्ली विधानसभा में आज सरकार ने कैग की तीसरी रिपोर्ट पेश की। दिल्ली परिवहन निगम को लेकर आई इस रिपोर्ट में बताया गया कि डीटीसी 8,433 करोड़ के घाटे में है। दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार ने सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन ही आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोल दिया, जो दिल्ली परिवहन निगम को लेकर 110 पन्नों की सीएजी रिपोर्ट के रूप में सामने आया।
डीटीसी के ऊपर अब 8,500 करोड़ रुपए कर्जा चढ़ गया, तो डीटीसी को भी दोनों हाथों से लूटने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। सीएजी की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि डीटीसी 8,433 करोड़ के घाटे में है। डीटीसी की बसों की संख्या 4,344 से घटकर 3,937 हो गई। बसों की समय पर डिलीवरी नहीं होने के बावजूद ऑपरेटर पर पेनल्टी नहीं लगाई गई। सरकार ने फंड के बावजूद बसें नहीं खरीदी। 814 रूट से घटकर 468 रूटों पर ही डीटीसी बसें चल रही हैं। डीटीसी के किसी भी रूट पर बस संचालन फायदे में नहीं है। बस संचालन से डीटीसी को 14,198 करोड़ का घाटा हुआ। डीटीसी बसों में सीसीटीवी लगाने पर खर्च हुए 52 करोड़, लेकिन प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। क्लस्टर बसों के ऑपरेटर से 225 करोड़ किराया वसूल नहीं किया गया। इस रिपोर्ट के आने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो पहले रिपोर्ट पढ़ेगी फिर जवाब देगी। दिल्ली विधानसभा में तीसरी कैग रिपोर्ट पेश हुई है, जबकि अभी 11 रिपोर्ट और बाकी है। मंगलवार को बजट भी आना है, लेकिन उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश न करने को लेकर आतिशी ने सरकार पर सवाल उठाया। क्या आपने बजट बनाने से पहले इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और अगर नहीं पढ़ा तो आपने बिना इस इकोनॉमिक एनालिसिस के दिल्ली का बजट कैसे बना दिया? माना जा रहा है कि दिल्ली के बजट के केंद्र में महिलाएं होंगी। इसके अलावा यमुना की सफाई और बुजुर्गों को पेंशन पर भी फैसला हो सकता है। दिल्ली की सड़कों पर अगर सड़क हादसा होता है तो कैट की एम्बुलेंस आपको कितनी देर में अस्पताल तक पहुंचा सकती है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीते 10 सालों में दिल्ली की कैट की एम्बुलेंस जल्दी पहुंचाने के बजाय घायलों को देर से अस्पताल पहुंचा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान कैट्स एम्बुलेंस पर आए जवाब ने सबको हैरान कर दिया। दिल्ली में सड़क दुर्घटना के वक्त जब एक एक सेकंड कीमती होता है तो कैट्स की एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम 17 मिनट का है। 2014 में कैट्स की एम्बुलेंस महज 13 मिनट पर घायलों के पास पहुंचती थी, जबकि उस वक्त कैट्स की एम्बुलेंस 155 ही थी। जबकि आज कैट्स की एम्बुलेंस 261 हो चुकी है, लेकिन घायलों के पास जल्दी पहुंचने के बजाय देर से पहुंच रही है। रिस्पांस टाइम कम हो और हम एम्बुलेंस के नाम पे, यहाँ एम्बुलेंस तो है नहीं जी जो कैट्स की एम्बुलेंस की, उसकी भी स्थिति सुधारनी है, उसको भी अच्छा करना है। ये हमारी सभी प्रायोरिटी है सर। अभी 1 महीना हुआ है और 100 दिन हमने आपसे मांगे थे, 100 दिन देने दीजिएगा, आप देखिएगा। कैट्स की एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम घटने के बजाय बढ़ना इसलिए भी दिल्ली सरकार के लिए गंभीर है, क्योंकि राजधानी में हर मिनट पर एक हादसा होता है और हर 3 मिनट पर हादसे की चपेट में आए एक शख्स की मौत हो जाती है। और अब बात मेरठ हत्याकांड की। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि साहिल और मुस्कान ने मिलकर नशे की हालत में सौरभ राजपूत की हत्या की है। यही नहीं, पुलिस को ऐसे मैसेज मिले हैं जिनसे ये साबित होता है कि मुस्कान की इस हत्याकांड में बड़ी भूमिका थी। यही वो कमरा है जहां 3 मार्च को सौरभ को मारा गया। मेरठ के इस भयावह हत्याकांड में अब ये बात भी सामने आ रही है कि मुस्कान ने साहिल को फर्जी आईडी की चैट के सहारे हत्या के लिए तैयार किया। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट पर साहिल की मां के नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाया हुआ था। स्नैपचैट पर मुस्कान ने साहिल को लिखा, राजा बच्चे हमें क्षमा कर दे, हम नहीं आएंगे तुझसे कुछ कहने, अब जो भी होगा हो जाएगा बच्चे, तुझे कुछ नहीं होने देगी शक्ति, शक्ति अपना शरीर त्याग देगी, तुझे कुछ भी नहीं होने देगी, बच्चे सब बिगड़ गया है, बच्चे तू गुड़िया का ख्याल रखियो, बच्चे अब मैं भी नहीं आऊंगी। खबरों के मुताबिक करीब 18 साल पहले साहिल की मां ज्योति की एक बीमारी के बाद मौत हुई थी, लेकिन नशे का आदी साहिल अंधविश्वास में पड़कर ये मानता था कि उसकी मां की आत्मा उसके आसपास ही भटक रही है। कहा जा रहा है कि मुस्कान ने इसी बात का फायदा उठाया। उसने एक और संदेश साहिल की मां के नाम पर बनाए फर्जी अकाउंट से भेजा, राजा पास हो गई तेरी बहू, बन गई हमारे परिवार का हिस्सा, बहुत खुश हो गए बेटी से मेरी, पितरी का आशीर्वाद मिल गया, बन गई ब्राह्मण, अब कोई नहीं हरा पाएगा मेरी बहू को। इसका वध मुस्कान के हाथों लिखा है। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक साहिल और मुस्कान ने कबूल किया है कि सौरभ की हत्या से पहले दोनों ने नशा किया था।
दोनों इसके आदी हैं और जेल में भी नशा चाहते हैं। 3 मार्च को मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की थी और इसके बाद वो हिमाचल प्रदेश के लिए निकल गए थे। 17 मार्च को साहिल और मुस्कान मेरठ पहुंचने के बाद सौरभ के शव को ठिकाने लगाने की फिराक में थे।